हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं का पिछले वर्ष का जो एग्ज़ाम पेपर है उसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो एग्ज़ाम पेपर देखिए मेरे पास है, ये आंसर शीट है उसकी। ठीक है ना, ये इसकी आंसर कह सकते हैं हम, आंसर शीट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि जो 2 नंबर के प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को हमें कितने लाइन में देना है और कितने बड़े देना है। अक्सर देखने को मिलता है, कॉपी चेक करते समय अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे पेज भरने में लगे रहते हैं। पेज भरना इसमें ज़रूरी नहीं है। आप लोगों को ये देखना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और उसका सटीक आंसर क्या है। ठीक है। और एक बात और है कि जो प्रश्न आपको अगर साहित्यिक तरीके से नहीं आ रहे हैं प्रश्न, तो ज़रूरी नहीं है कि आप साहित्यिक तरीके से ही लिखें। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है और 3 लाइन में लिखा गया है। लेकिन अगर आपको सटीक और साहित्यिक भाषा नहीं आपने पढ़ी है, तो आप कक्षा के दौरान आपने जो लेक्चर में ध्यान केंद्रित किया था, किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया था क्लास में, तो उन उसको आप याद करके और फिर इसे 3 लाइन की जगह पर आप लोग 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन में भी लिख सकते हैं। लेकिन बहुत अधिक लिखने का कोई भी मेन मतलब नहीं रहता है। अगर सटीक लिखा है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि कम लिखिए और सटीक लिखिए। और अगर साहित्यिक भाषा हम लिखते हैं तो कम लाइनों में हो जाती है, व्यवहार में अगर हम देखें तो। और अगर हम अ, अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, पर ठीक है, फिर भी 6 लाइन से ज़्यादा 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखना समय की बर्बादी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है, ये ऑब्जेक्टिव के बाद पहला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? पर्यावरणीय निश्चयवाद प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। कक्षा के दौरान जब हमने पहला पाठ पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था पर्यावरण पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसमें हमने 2 उदाहरण भी पढ़े थे। पर्यावरण और संभववाद की विचारधारा जब हम पढ़ रहे थे क्लास में, तो हमने पढ़ा था इसमें 2 उदाहरण हमने पढ़े थे, मानव का प्रकटीकरण एवं प्रकृति का मानवीयकरण। तो इसमें ये पर्यावरणीय निश्चयवाद में ऐसा माना जाता है, मनुष्य ने ऐसा मान लिया है कि जो हमें प्रकृति दे रही है वही सर्वोपरि है। प्रकृति के नियंत्रण में पूरी तरह से मनुष्य रहता है। तो ये कहलाता है पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति लिखिए। मानव बहुत मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के रूप में करता है। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल कैसा है, मानव भूगोल का नेचर कैसा है, ये हमने जाना था क्लास में। किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा तो उन्होंने ज़रूर पढ़ाया होगा कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया द्वारा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? लिखिए। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, देखिए इसमें जैसे इन्होंने हेडिंग डाला है, तो इस हेडिंग को और अधिक सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस हेडिंग को हम इसके नीचे इस तरह से एक लाइन, आप स्केल लेकर जाते होंगे एग्ज़ाम में। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे आप लोग एग्ज़ाम में लाइन लेकर स्केल लेकर जाते होंगे, तो इस तरह से आप यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा आकर्षक दिखता है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है क्या। किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों
में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2001 में जनगणना हुई और फिर 2011 में हुई, तो ये क्या हुआ, ये दो समय अंतराल हो गए। और किसी भी क्षेत्र विशेष में या तो जन्म हुआ या मृत्यु हुई, तो उसमें जो भी परिवर्तन हुआ, ठीक है ना, जो भी बढ़ने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, जन्म और मृत्यु के अंतर से, ठीक है, जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जो जनसंख्या है उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। मतलब जितनी जनसंख्या बढ़ी है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि। फिर आगे देखते हैं इसमें जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है, लिखिए। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि में अगर हम आते हैं तो जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जैसे दो अंतरालों में हमने देखा कि प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं जब जनसंख्या बढ़ेगी। फिर यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, आधारभूत आवश्यकता उपागम क्या है। आधारभूत आवश्यकता उपागम, इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन में इसे भी पूछ सकता है कि किसने प्रस्तावित किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई थी। तो कितनी मूल आवश्यकताएं, कितनी मूल आधारभूत आवश्यकता उपागम की कितनी आवश्यकताएं बताई गई, तो 6। कौन कौन सी, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई। अगला प्रश्न है, सशक्तिकरण का अर्थ लिखिए। सशक्तिकरण में हम जाते हैं तो अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना, ऐसी शक्ति बढ़ी हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। अपने विकल्प चुनने के लिए क्या करना, शक्ति प्राप्त करना, मतलब मजबूत बनना कि हम अपने विकल्प चुन सके, ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। यह है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का नाम अक्सर आपने सुना होगा, कई पर्पस में किया जाता है इसका, है ना, कई पर्पस से किया जाता है इसका। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि क्या है, लिखिए। तो इसे हम देखते हैं, स्थानांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। खेती की ऐसी विधि जिसमें कुछ वर्षों की अवधि तक एक भूखंड पर खेती की जाती है तथा मिट्टी की उर्वरता आंशिक रूप से समाप्त नहीं हो जाती अथवा उस पर खरपतवार नहीं उग जाते। इसके पश्चात भूमि को प्राकृतिक वनस्पति के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि कृषि कहीं और भी की जाती है। हमने झूम कृषि का नाम सुना है। एक स्थान पर जब हम कृषि करते हैं, एक स्थान पर वनों को साफ करके कृषि की जाती है, उसके बाद फिर इस क्षेत्र को कई कुछ वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है और दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, इसे वनों को साफ करके हम फिर से कृषि करने लगते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम क्या, स्थानांतरणशील कृषि। आगे देखते हैं, सहकारी कृषि क्या है। कृषि वाले चैप्टर में हमने हमने इसे पढ़ा था सही सही ढंग से, अगर आप लोगों को याद होगा तो। सहकारी कृषि क्या है, जब कृषकों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करे तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। एक सहकारी संस्था जब कृषक लोग बनाते हैं और फिर कृषि कार्य संपन्न करते हैं, यानी कृषि करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। अगला है, प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है। ये इसकी हेडिंग हो गई। आगे हम देखते हैं इसमें क्या लिखना है हमें। शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों के निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने तथा प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण पहलू है। प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है कि शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों का निस्तारण एवं अदक्षता को समाप्त करने के लिए प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करने का महत्वपूर्ण
पहलू है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी नवाचार। अगला प्रश्न है, छोटे पैमाने के उद्योग की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसमें देखिए, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना इसमें कि छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, उसमें क्या-क्या आवश्यकताएँ होती हैं, तो वो वही इसी की विशेषताएँ हैं। अर्ध कुशल श्रमिक व चिन शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें नोट दिया हुआ है, देखिए अन्य कोई सही लिखने पर पूर्ण अंक दिए जाएँ, तो इसके अलावा भी अगर आप लोग कोई लिखते हैं और जो सही होगा होगा तो आपको पूरे नंबर दिए जाएँगे। ठीक है, तो चलिए अगला फिर नेक्स्ट में देखते हैं। थोड़ा लेट मैं स्टार्ट कर पाई हूँ इसको, बस लेकिन आप लोग पढ़ने का तरीका, इससे लिखने का तरीका समझ सकते हैं। बाकी प्रश्न आप लोगों के तो अभी तक तैयार हो गए होंगे, क्योंकि 5 को ही पेपर है, 5 तारीख को। ठीक है, थोड़ा-सा लेट हो गया है इसे स्टार्ट करने में। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। आप इससे थोड़ी बहुत जो भी मदद मिले तो आप लोग देखिए। टेक केयर स्टूडेंट।